विवेकानंदा इंस्टीट्यूट के सभी सम्मानित शिक्षकगण, विवेकानंदा इंस्टीट्यूट छात्रावास के सभी कार्यरत कर्मी और विवेकानंदा इंस्टीट्यूट छात्रावास के सभी छात्र और तमाम सहरसा शहरवासियों, आप सबों को विवेकानंदा इंस्टीट्यूट की ओर से 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों, आज पूरा देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस क्षण को प्राप्त करने में हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो भारत माँ के सपूत थे, न जाने कितनी कुर्बानियों के बाद ये क्षण हम लोगों को 26 जनवरी 1950 को मिला। बच्चों, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे देश का नया संविधान लागू हुआ था। इस दिन हमारा देश एक गणतंत्रात्मक देश बना। उससे पहले 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारे देश के नए संविधान को बनाकर तैयार किया गया था। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के कठिन परिश्रम के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का नया संविधान बनकर तैयार हुआ। हमारे आजादी के दीवाने जो थे, अंग्रेजों के खिलाफ जो हमारे देशवासियों की लड़ाई चल रही थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में, 1929 ईस्वी के दिसंबर महीने में रावी नदी के तट पर कांग्रेस का एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में यह तय किया गया था कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वराज्य दिवस हम लोग बनाएंगे। पूरे हिंदुस्तान में एक तरह से पूर्ण आजादी की दिवस को मनाने का निर्णय किया गया था। रावी तट के समीप जो एक सम्मेलन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उस सम्मेलन में उस निर्णय के मुताबिक 26 जनवरी 1930 ईस्वी को हमारे देश में पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था। एक तरह से पूर्ण आजादी की जो अंतिम लड़ाई का चरण था, एक स्वतंत्रता दिवस के रूप में उसको मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। ना जाने कितने उसमें हमारे भारत माँ के सपूत अंग्रेजों की गोली से मारे गए थे। उसके बाद हमारे देश के संविधान को बनाने की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने यह तय किया कि हमारे देश के संविधान को 26 जनवरी को ही लागू किया जाए, क्योंकि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को हमारे देश में जो पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया, उसमें हमारे देश के कितने बांकुड़े मारे गए थे अंग्रेजों की गोली से। उनके सम्मान में हमारे देश के नए संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। बच्चों, आज हमारा देश भारत पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आज भारत पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र है। ये हमें गौरव प्राप्त है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और उस बड़े लोकतांत्रिक देश के हम लोग नागरिक हैं। बच्चों, तुम लोग टीवी देखे होंगे, हाल के दिनों में बहुत नहीं हुआ, मुश्किल से 1-1.5 सप्ताह पहले दुनिया का जो सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, वहां की क्या हालत कर दी उस देश के नागरिकों ने। जिस संसद भवन में देश का भविष्य बनाया जाता है, जिस संसद भवन में राष्ट्रपति बैठते हैं, उस संसद भवन पर चढ़ करके अमेरिका के लोगों ने जबरदस्त आक्रमण किया, हमला किया, तार-तार कर दिया अपने देश की प्रतिष्ठा को। लेकिन आज हमारा देश पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने का जो गौरव प्राप्त किया है, उस गौरव को हम लोग हमेशा के लिए निभाते रहे, उस भावना को, उस समर्पण को हम लोग मेंटेन करते रहे, यही उम्मीद हम लोग रखते हैं अपने देशवासियों से। दोस्तों, शहरवासियों, बच्चों, हमारा देश भारत पिछले कई वर्षों से आतंकवादियों से लड़ता आ रहा है। अंग्रेज को भगाने में जब हम लोगों को इतनी संघर्ष करनी पड़ी, हम लोगों ने सफलता पाई अंग्रेजों को भगाने के लिए, तो इस आतंकवादी को भगाने में हम लोगों को सेकंड का भी समय नहीं लगेगा। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही है भारत के खिलाफ। हर क्षेत्र में भारत के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही है। हमारे पड़ोस में, चाहे हमारा पड़ोसी पाकिस्तान हो, चाहे हमारे पड़ोसी चीन ही क्यों ना हो, हमारे खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश कर रहा है ताकि भारत को किसी तरह से कमजोर किया जा सके। वो दोनों देश जानता है यदि सीधी लड़ाई होती है भारत के साथ, तो किसी भी तरह से वो हमारे साथ टिकने के लिए सक्षम नहीं है। इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से भारत को अस्थिर करने की कोशिश में लगा रहता है। किसी तरह से भारत को अस्थिर किया जाए, इसके लिए एक हथकंडा अपनाया जाता है आतंकवाद का। बच्चों, तुम लोग भी जानते होंगे, जिस समय में पूरी दुनिया कोरोना महामारी से लड़ रही थी, जिस चाइनीज वायरस के कारण पूरी दुनिया तबाही की ओर बढ़ चुका था, जिस चीन ने पूरी दुनिया को दर्द दिया,
उस दर्द को मिटाने में हमारा देश अब पूरी दुनिया को खुशियां दे रहा है। न जाने कितने देशों को हमारे देश की निर्मित वैक्सीन हमारे देश की सरकार के द्वारा दी जा रही है, ताकि कोरोना महामारी से पूरी दुनिया जो त्रस्त है, उस बीमारी से पूरी दुनिया को आजादी मिले। उस लॉकडाउन के समय चीन जो साम्राज्यवाद की नीति को अपनाया था, जो विस्तारवाद की नीति को अपनाया था, उसमें हमारे देश के लगभग 20 से 25 जांबाज भारत माँ के बांकुड़े गलवान घाटी में शहीद हो गए। शहादत उनकी कभी भी बेकार नहीं जाएगी। आज हमारे देश की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक चाल इतनी जबरदस्त है कि चीन जैसे देश को परास्त होना पड़ा भारत के सामने में। हम लोग पूरे देशवासी फ्रांस के शुक्रगुजार हैं कि हमारे देश की सरकार के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है फ्रांस का, उसमें दुनिया के दुश्मनों का रूह कांपने लगता है उस लड़ाकू विमान का नाम सुनने के बाद। वो लड़ाकू विमान हमारे देश में आज जब दिल्ली में परेड हुआ है राष्ट्रपति भवन के सामने, इंडिया गेट के सामने में, उसमें उसने अपनी उड़ान भरी और हमारे देश के जो फाइटर, जो हमारे देश के लड़ाकू विमान को उड़ाने वाले जो जांबाज भारत माँ के सपूत है, उन्होंने अपना कर्तव्य दिखाया। उस लड़ाकू विमान का नाम है राफेल। राफेल का नाम सुनने के बाद चीन की रूह कांपने लगती है, पाकिस्तान की रूह कांपने लगती है। आज हमारा देश पूरी दुनिया का अगर आने वाले समय में 5 सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति होगी, तो उस 5 आर्थिक महाशक्ति में भारत का भी एक नाम होगा। ये पूरे दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का कहना है। बच्चों, आज हमारा देश पहले का देश नहीं है। पहले वेस्टर्न कंट्री के कुछ लोग आते थे कैमरा लेकर के, भारत में कहीं पर किसी भिखारियों का फोटो खींच लिया, भारत में किसी सफेदों का फोटो खींच लिया, भारत में कहीं पर भिखारियों का फोटो खींच लिया भीख मांगते हुए, और जाकर के अपने देश में टेलीविजन में टेलीकास्ट कर देता था, देखो दिस इज टू इंडिया। मतलब हमारे देश का कंसेप्ट ये था पूरी दुनिया में कि भारत एक भिखारियों का देश है, भारत एक सफेदों का देश है, भारत एक जादूगरों का देश है। लेकिन अब भारत के प्रति लोगों की जो सोच है हमारे देश के प्रति, जो कंसेप्ट था हमारे देश के प्रति, वो बिल्कुल बदल चुका है। आज भारत सॉफ्टवेयर का देश है, आज भारत हार्डवेयर का देश है, आज भारत डिजिटल इंडिया का देश है। आज पूरी दुनिया में हमारे देश के इंजीनियरों का बड़े सम्मान से, इज्जत से डिमांड की जाती है कि हमें चाहिए तो भारत का इंजीनियर चाहिए। आज हमारी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है, दुनिया में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है इस कोरोना महामारी के कारण। इसके बावजूद भी आने वाला समय जो होगा वो भारत का समय होगा। एक जानकारी के लिए कि पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पूरी आबादी का लगभग 63% युवाओं का है। जिस देश में इतनी बड़ी संख्या में युवा हो, जिस देश में इतना बड़ा यूथ पावर हो, दुनिया पर वही राज करेगा। आने वाला समय भारत का है, आने वाले समय भारत पूरी दुनिया पर राज करेगा। दोस्तों, सालवासियों, भारत कभी भी साम्राज्यवाद की नीति को नहीं अपनाता है, भारत कभी भी विस्तारवाद की नीति को नहीं अपनाता है, भारत कभी भी आगे बढ़कर किसी देश पर हमला नहीं किया है। हम तो वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को मानते हैं। हमारा संविधान भी यह कहता है कि तुम भी जियो और हमें भी जीने दो, तुम भी शांति से रहो और हमें भी शांति से रहो। लेकिन अगर कोई हमारी शराफत को हमारी कमजोरी समझता है, यदि कोई हमारे अनुशासन को हमारी कमजोरी समझता है, यदि कोई हमारी शांति के पाठ को हमारी कमजोरी समझता है, ये बहुत बड़ी नादानी उसकी है। और इसका माकूल जवाब हमारे देश के सीमा पर सुरक्षा करने वाले जो हमारे प्रहरी हैं, उन्होंने समय समय पर इसका जबरदस्त जवाब दिया है। और पूरी दुनिया हमारे देश को सैल्यूट करती है हमारे कूटनीतिक चाल के आगे। पूरी दुनिया हमारे देश को सैल्यूट करती है, क्योंकि भारत पूरी दुनिया का एक सबसे बड़ा बाजार है। दुनिया को हमारी जरूरत है, हम जमाने से नहीं, जमाना हमसे है। भारत दुनिया से नहीं है, दुनिया भारत से है, क्योंकि दुनिया को हमारे देश की जरूरत है। इसलिए कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ताओं का देश है। हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होने का कारण यह भी है कि दुनिया में अगर कोई सामान बनेगा तो बेचेगा कहाँ? अगर हम खेती करेंगे तो उसको बेचने के लिए बहुत बड़ा बाजार चाहिए। अगर दुनिया का कोई भी देश कुछ सामान बनाता है तो बेचने को उसको भारत जैसा बहुत बड़ा बाजार चाहिए। तो हमारी जरूरत दुनिया को है, दुनिया से हमको कुछ तो मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इतना है कि शांति से पूरी दुनिया रहे, मानव जाति की रक्षा हो सके। आज ये कोरोना महामारी आए पूरी दुनिया में, चीन के द्वारा जो परोसा गया पूरी दुनिया में, मानव जाति का अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हो गया था। इस लॉकडाउन में ना जाने कितने लोग अपनी जान गंवा चुके, कितने लोग कोरोना महामारी से मर चुके। लेकिन भारत की सरकार ने बड़े धैर्य से काम लेते हुए अपने देश में निर्मित वैक्सीन को बनाया और अपने देशवासियों को भी इस कोरोना महामारी से निजात दिलाने के वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। और ना जाने कितने देशों को हमारे देश की सरकार इस वैक्सीन को बांट रही है। चीन भी इससे खफा हो चुका है। रात में मैंने टीवी पर सुना है
देखा है कि हमारे देश के निर्मित वैक्सीन के बारे में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, गलत गलत अफवाहें फैलाई जा रही है। नेपाल को हमारे देश की सरकार ने दिया, बांग्लादेश को हमारे देश की सरकार ने दिया, मालदीव को दिया, अर्जेंटीना को दिया, इंडोनेशिया को दिया, चीन से बातचीत, ये श्रीलंका से बातचीत चल रही है वैक्सीन लेने की। तो आज हमारा देश पूरी दुनिया में इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए जो वैक्सीन का बंटवारा कर रही है, उसके कारण भी पूरी दुनिया की नजर हमारे देश के खिलाफ लगी हुई है। एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही है हमारे देश के खिलाफ, फिर भी हम इस चक्रव्यूह से आगे निकलते रहे हैं और निकलते रहेंगे। बच्चों, तुम लोग भी जानते होगे, सुनते होगे, कश्मीर हमारे देश का अभिनंग था, अभिनंग है, अभिनंग रहेगा। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर को तबियत उठा लो यारो, जम्मू कश्मीर हमारे देश का अभिनंग था और रहेगा। दूध मांगोगे दूध देंगे, दूध मांगोगे दूध देंगे, खीर मांगोगे खीर देंगे, लेकिन कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। हमारा कश्मीर हमारे देश का था और हमारे देश का रहेगा। बच्चों, हमारे पूर्व की सरकार की गलत नीति के कारण धारा 370 वहां पर लगा दिया गया था। धारा 370 के माध्यम से किसी भी राज्य को स्पेशल स्टेटस दिया जाता है, विशिष्ट राज्य का दर्जा दिया जाता है। यही एक कारण था कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी इतने बड़े पैमाने पर पनप गए थे, इतनी गहराई तक उनकी जड़ें जम गई थी। लेकिन वर्तमान जो हमारे देश की सरकार है, उसने धारा 370 को खत्म किया, उसने संविधान की 35A को समाप्त किया। जब हमारा देश एक, हमारा राष्ट्र एक, हमारा संविधान एक है, तो जम्मू कश्मीर भी हमारे देश का अंग है। जम्मू कश्मीर के लड़क संविधान क्यों? जम्मू कश्मीर के लड़क राष्ट्रीय ध्वज क्यों? जम्मू कश्मीर के विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का क्यों? जब भारत के सभी राज्यों के विधानसभा कार्यकाल 5 वर्ष का, तो जम्मू कश्मीर के भी विधानसभा कार्यकाल 5 वर्ष का ही होना चाहिए था। हमारे देश का संविधान अगर एक है, हमारे देश की राष्ट्रीय ध्वज एक है, तो जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय ध्वज अलग क्यों था? ये सवाल पूछना लाजमी है। पूर्व की सरकार की गलत नीति के कारण ऐसा हुआ था। दोस्तों, शहरवासियों, मैं जानना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का नहीं होता है, प्रधानमंत्री किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, प्रधानमंत्री देश का होता है। तो हमारे देश के जो वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में जो सब भारतीय संविधान की धारा 370 को समाप्त किया गया, उसके बाद से आतंकवादियों की जो फंडिंग हो रही थी, आतंकवाद को परोसने के लिए, उसकी कमर टूट गई है। और जिस दिन से संविधान की धारा 370 को समाप्त किया गया जम्मू कश्मीर से, उसके बाद से आतंकवादी गतिविधियों में काफी कमी आई है। और जम्मू कश्मीर के जो अमन-चैन पसंद लोग हैं, वो चाहते हैं कि हमारे जगह से, हमारी मिट्टी से आतंकवाद समाप्त हो और हम लोग अमन-चैन की जिंदगी जिए, हमारे राज्य का विकास हो। वर्तमान सरकार जम्मू कश्मीर के विकास के लिए बहुत सी तरह की योजनाएं चला रही है, चलाने वाली है। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए स्पेशल पैकेज दिया गया है, ताकि लोग वहां पर अमन चैन से रहें और वहां का विकास हो सके। बच्चों, आज हमारे देश का हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। आज हम 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज भारत में ना जाने कितनी हिंसात्मक घटनाएं होती रही है और होती रहती है। अभी पिछले कुछ दिनों से भारत में किसान का आंदोलन चल रहा है। उस किसान आंदोलन को भड़काने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग हो रही है, ताकि आज 26 जनवरी के अवसर पर जो दिल्ली में किसानों का ट्रैक्टर रैली होने वाली थी, उसके लिए भी फंडिंग करने की कोशिश की गई और हिंसा फैलाने का प्रयास किया गया। किसी तरह से भारत को बदनाम किया गया पूरी दुनिया में कि देखो भारतीयों, तुम्हारे देश में तुम्हारी सरकार तुम्हारे लोगों के खिलाफ क्या साजिश रच रही है। इस अंतर्राष्ट्रीय साजिश के खिलाफ हमें सजग रहना जरूरी है, हमें सजग रहना जरूरी है। आज भारत में ना जाने कितने लोकतांत्रिक आंदोलन हुए हैं, कितनी हिंसात्मक घटनाएं हुई है, फिर भी उसके बाद हमारे देशवासियों का लोकतंत्र के प्रति एक विश्वास बना हुआ है, लोकतंत्र के प्रति हमारी जागरूकता बनी हुई है। आज भारत दुनिया की, अमेरिका जैसा देश भारत को सुपर पावर मानता है। अमेरिका जैसा देश भारत को कहता है कि भारत आने वाले समय में विश्व की महाशक्ति बनेगा। वैसे तो हमारे देश की सरकार की प्लानिंग थी कि 2020 ईस्वी तक भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल करना है, और उस ओर हमारी सरकार, हम पूरे देशवासी अग्रसर थे, आगे बढ़ रहे थे। लेकिन इस कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चौपट किया। हमारी भी देश की अर्थव्यवस्था पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन बड़े बड़े अर्थशास्त्री दुनिया से लेकर के भारत के जितने भी अर्थशास्त्री हैं, उनका कहना है कि साल 2 साल के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आएगी, जनजीवन सामान्य होगा और आने वाले समय में दुनिया का जितना भी 5 सबसे बड़ा विकसित देश होगा, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश होगा, उसमें भारत की भी एक गिनती होगी। तो आज भारत डिजिटल इंडिया है, आज भारत हार्डवेयर का इंडिया है, सॉफ्टवेयर इंडिया है। आज भारत का बड़े सम्मान के साथ पूरी दुनिया में नाम लिया जाता है।
आज भारत पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आज भारत पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्रात्मक देश है। इसी उद्देश्य से, इसी लक्ष्य के साथ, इसी सम्मान के साथ हम लोग आज 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। बच्चों, जब भगत सिंह बहुत ही छोटे थे तो मिट्टी खोद रहे थे वो, उनसे किसी ने पूछा कि भाई क्या कर रहे हो? तो भगत सिंह ने जवाब दिया कि मैं बंदूकें बो रहा हूं। क्यों भाई, इतनी कम उम्र में तुम्हें बंदूक से क्या काम? उसने कहा कि मैं बंदूकें इसलिए बो रहा हूं क्योंकि अंग्रेज को यह पता चले कि इस देश का 5 साल का बच्चा भी तुमसे नफरत करता है, तो हमसे जो बड़ी उम्र के लोग होंगे उनमें कितनी नफरत की भावना होगी तुम्हारे प्रति। जब असेंबली भवन में बम फेंका गया था तो भगत सिंह ने कहा था ये बम फेंकने का इरादा मेरा अंग्रेजों की हत्या करना नहीं था। इस बम फेंकने का इरादा मेरा ये था कि अंग्रेज का जो कान बहरा हो गया है, अंग्रेज की जो कान में आवाज नहीं जा रही है, इस बम ब्लास्ट के बाद उसकी कान में आवाज जानी चाहिए कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेज तुम्हारे खिलाफ पूरे देशवासी एकजुट हो चुका है, तुम्हें भारत छोड़ना ही पड़ेगा। जब राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी होने वाली थी, मुझे मुजफ्फरपुर लाया जा रहा था, वो बंगाली थे, उन्होंने कहा, गाने में ही कहा था मुजफ्फरपुर जाए वो किंग्सफोर्ड मारी वो। चूंकि उन्होंने किंग्सफोर्ड नाम के अंदर अधिकारी की हत्या कर दी थी, उनके जितना भी साथी थे सभी ने मिलकर के अंग्रेज की हत्या की थी। और उसी के दरमियान उन्हें जो फांसी सजा होने वाली थी तो झूमते वो गा रहे थे मुजफ्फरपुर, और ये गाना गा रहे थे मुजफ्फरपुर जाए वो किंग्सफोर्ड मारी वो। इस तरह की दीवानगी थी हमारे देश के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वालों के दिल में। हमारे देश में न जाने कितने ऐसे शहीद थे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये बाल लाल पाल के नाम से प्रसिद्ध थे हमारे देश में। जब हमारे देश में साइमन कमीशन का आगमन हुआ था 1968-1928 में, उस साइमन कमीशन को काला झंडा दिखाया गया था। उस काला झंडा दिखाने के दरमियान हमारे देश के जो बहादुर सैनिक थे, भारत माता के जो सपूत थे, बाल गंगाधर तिलक, उनकी पुलिस की लाठी से इतनी पिटाई की गई थी वो बेचारे मर गए। उनके मरने के बाद हमारे देशवासियों का खून आसमान पर खोलने लगा अंग्रेजों के खिलाफ। आजादी की लड़ाई की इतनी दीवानगी बढ़ गई कि हमारे देश में 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चला गया, भारत छोड़ो आंदोलन चला गया, और महात्मा गांधी ने नारा दिया था डू एंड डाई, करो या मरो, या तो देश के लिए कुछ करो या देश के लिए मर जाओ। यह आजादी की लड़ाई का लगभग अंतिम चरण था। हमारे देश के निवासियों के द्वारा अंग्रेजी सरकार के खिलाफ यह साजिश थी। अंग्रेजी सरकार से यह मांग थी कि हमारे देश का अपना खुद का संविधान होना चाहिए। अंग्रेज नहीं चाहता था कि भारत का संविधान बने, चूंकि संविधान सभा का गठन होने के बाद हमारे देशवासियों को बहुत से तरह का अधिकार मिल जाता, जिससे अंग्रेजी सरकार भारत में कमजोर हो जाती और अंग्रेज किसी भी कीमत पर भारत से जाना नहीं चाहता था। इसलिए वो भारत में संविधान सभा की मांग को मानना नहीं चाहता था। लेकिन हमारे देश के लोगों के द्वारा जबरदस्त दबाव बनाया गया था अंग्रेजी सरकार पर कि हमारे देश का संविधान खुद का बनना चाहिए, और ये संविधान भारत के द्वारा ही लोगों के द्वारा बनना चाहिए। अंग्रेजों ने वादा किया कि जब दूसरा विश्व समाप्त हो चुका 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व चला, दूसरा विश्व समाप्त होने के बाद भारत के लिए संविधान बनाने का काम शुरू किया जाएगा। अंग्रेज अपने वादे के मुताबिक 1945 में 15 अगस्त 1945 को जब जापान ने आत्मसमर्पण किया तो दूसरा विश्व समाप्त हुआ, और अंग्रेज अपने वादे के मुताबिक हमारे देश के संविधान को बनाने का काम शुरू किया। सबसे पहले 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहले बैठक हुई। संविधान सभा एक निर्वाचित संस्था थी। हमारे देश के सभी जाति धर्म के लोगों को इसमें रिप्रेजेंटेटिव दिया गया था, रिप्रेजेंटेशन करने का मौका दिया गया था, और इसमें 389 सदस्य शुरुआती दौर में थे। लेकिन बाद में जब भारत का बंटवारा हो गया धर्म के आधार पर 1947 में हमें आजादी मिली, उसके बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। तब जाकर के 299 सदस्य संविधान सभा में बने, और संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीने तक 18 दिन के कठिन परिश्रम के बाद हमारे देश के संविधान को बनाकर 26 नवंबर 1949 को तैयार किया, और कई संशोधन होने के बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे देश के संविधान को पूरे देश में लागू किया गया। आज भारत का लोकतंत्र, आज भारत का गणतंत्रात्मक व्यवस्था 72वां वर्षगांठ अपना मना रहा है, और बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़े ये गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि हम भारतीय पूरी दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, क्योंकि कार्यक्रम बहुत लंबा चौड़ा आगे भी है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे।